आप कैसे हो। DBM ग्रुप ऑफ एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता है हमारा भारत देश एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से ग्रसित है, जिसके कारण विद्यालय, कोचिंग संस्थान आदि बंद हैं, जिनके कारण आप लोगों की पढ़ाई में बहुत बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। इसलिए हम सभी गुरुजनों ने आपके लिए बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है। सबसे पहले मैं आपके लिए RVSC यानी कि RVSC बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में आपके लिए जानकारी दे देता हूँ। वैसे स्टूडेंट क्या समझता है कि मैं तो बायोलॉजी का किंग हूँ, मैं अच्छे से अच्छे नंबर ला सकता हूँ, अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। आपको पता है विश्वास में ही विश्व का वास होता है। तो ध्यान देंगे बेटा, पूरी तरीके से अच्छे से ध्यान देंगे कि RVSC जीव विज्ञान के 12th के सिलेबस में क्या है बेटा। आपको पता है हमारी RVSC जीव विज्ञान की पुस्तक 372 पेज की है, लगभग 372 पेज की है। इस पुस्तक को लेखक गणों ने इस पुस्तक को 2 भागों में बांट रखा है। पहला तो है पादप विज्ञान, दूसरा है जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान को बॉटनी कहते हैं, जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। पादप विज्ञान के अंतर्गत 5 यूनिटों को सम्मिलित किया गया है। यूनिट मीन्स होता है इकाई, और जंतु विज्ञान में 5 यूनिट सम्मिलित की गई है। टोटल यूनिट हमारी हो जाती हैं पादप विज्ञान को और जंतु विज्ञान को मिलाकर 10 यूनिट्स। ओके, उसके बाद में जो हमारी 5 यूनिट हैं पादप विज्ञान की, इसके अंतर्गत 20 चैप्टर यानी कि अध्यायों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत 22 चैप्टर्स का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान को मिलाकर के टोटल जो अध्याय होते हैं वो 42 बैठते हैं बेटा। आगे चलते हैं। जो हमारी पादप विज्ञान है ये 28 मार्क्स की है और जंतु विज्ञान भी 28 मार्क्स की है। टोटल मार्क्स हो जाते हैं 56। कितने हो जाते हैं बेटा? 56 हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस पुस्तक का कुल जो हमारा अंक भार है वो होता है बेटा 56। अतः हम बोल सकते हैं कि वार्षिक जो परीक्षा होती है बायोलॉजी की वो 56 मार्क्स की होती है। कितने की? 56 मार्क्स की होती है। उसके अलावा 44 नंबर यानी कि 44 मार्क्स की प्रायोगिक परीक्षा हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रायोगिक परीक्षा हो जाती है। इस तरह कुल अंक भार हो जाते हैं आपके प्रायोगिक परीक्षाओं को मिलाकर 100 मार्क्स। कितने हो जाते हैं? 100 मार्क्स हो जाते हैं। आप इस सिलेबस के बारे में, जो सिलेबस के बारे में ये जो जानकारी है, आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस RVSC जीव विज्ञान की पुस्तक के अंतर्गत में
यूनिट नंबर फर्स्ट यानी कि पादप विज्ञान की जो यूनिट नंबर फर्स्ट होती है, जिसके अंतर्गत 4 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं बेटा? 4 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स हैं, जो कि 4 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स के हैं। तो उस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले मैं आपके लिए इस चैप्टर से जुड़ी हुई बेसिक जानकारी दे देता हूँ। तो ध्यान देंगे बेटा, आपने 11th क्लास के अंतर्गत एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, जिनका नाम है RH व्हिटेकर। क्या नाम है बेटा? RH व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक है, जिन्होंने 1969 में पंचजगत प्रणाली या फिर अवधारणा पंचजगत प्रणाली दी। क्या दी बेटा? पंचजगत प्रणाली दी। अतः मैं कह सकता हूँ कि व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने भूमि पर रहने वाले समस्त जीवों को 5 जगतों के अंतर्गत बांटा था। कितने जगतों के अंतर्गत? 5 जगतों के अंतर्गत बांटा था, जिसके अंतर्गत पहला जो जगत होता है उसका नाम है मोनेरा। क्या नाम है? मोनेरा बेटा। जो सेकंड है उसका नाम है प्रोटिस्टा। जो थर्ड है उसका नाम है बेटा कवक, यानी कि फंजाई। फोर्थ है आपका प्लांटी, और 5th है आपका एनीमेलिया है बेटा। ध्यान से देखोगे, इस वैज्ञानिक ने मोनेरा जगत के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? मोनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोट्स जीवों को रखा। कौन से जीवों को रखा बेटा? प्रोकैरियोट्स जीवों को रखा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा था बेटा यूकैरियोट्स। किसको रखा था? यूकैरियोट्स जीवों को रखा था बेटा। ध्यान देंगे, जो ये हमारे प्रोकैरियोट्स और जो यूकैरियोट्स हैं, यानी कि मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो प्रोकैरियोट्स और जो यूकैरियोट्स आ रहे हैं, दोनों ही होते हैं बेटा एक कोशिक। कैसे होते हैं? एक कोशिक होते हैं बेटा, यानी कि ये जीव होते हैं बेटा एक कोशिका वाले, मोनोसेलुलर बेटा। आगे जो हमारा कवक यानी कि जो फंजाई है, इसके अंतर्गत हमारे वैज्ञानिकों ने रखा बहुकोशिक यूकैरियोट्स को। बहुकोशिक यूकैरियोट्स को रखा। कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। अगला जो हमारा जगत है वो है बेटा प्लांटी जगत। कौन सा जगत है बेटा? प्लांटी जगत। तो प्लांटी जगत के बारे में थोड़ा सा आप देखोगे। प्लांटी जगत के अंतर्गत इस वैज्ञानिक ने उन जीवों को रखा जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। सीधा बोल दो, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों को इस वैज्ञानिक ने प्लांटी जगत के अंतर्गत रखा, यानी कि पादप जगत के अंतर्गत रखा। यानी कि ये जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए ये जीव होते हैं बेटा स्वपोषी। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं।
प्रकाश संश्लेषण करने के कारण ये जीव स्वपोषी होते हैं। और ध्यान देंगे बेटा, इन जीवों को हम बेटा परिवर्तक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? परिवर्तक। क्या बोलते हैं? परिवर्तक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह प्रकाश ऊर्जा को, किसको? प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इसलिए पादपों को परिवर्तक के नाम से भी जानते हैं। ओके, हम यहाँ पर एनिमेलिया की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम पादप विज्ञान के अंतर्गत यूनिट नंबर 1 का अध्ययन कर रहे हैं। जब मैं एनिमेलिया की बात करूँगा उस टाइम पर मैं आपके लिए इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ध्यान देंगे, मैंने आपके लिए एक चीज़ यहाँ पर बताई आपको कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। हालांकि आप इस टॉपिक को 11th क्लास के अंतर्गत स्टडी कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यहाँ बता देता हूँ कि प्रोकैरियोट्स जीव और यूकैरियोट्स जीव कौन कौन से होते हैं बेटा। ध्यान देंगे, प्रोकैरियोट्स, ध्यान देंगे बेटा। अब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मोनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोट्स जीवों को रखा है कि प्रोकैरियोटिक जीव कौन से जीव होते हैं बेटा। ध्यान देंगे, वे जीव जिनकी कोशिका के अंतर्गत, ये क्या है बेटा? कोशिका है। क्या है बेटा? कोशिका। जिनकी कोशिका के अंतर्गत जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, क्या बोल दिया मैंने? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ। प्रोकैरियोट्स जीवों के अंतर्गत जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह है संपूर्ण जीव द्रव्य के अंतर्गत। ये होता है बेटा जीव द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य संपूर्ण जीव द्रव्य के अंतर्गत फैला हुआ रहता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर, यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ है, इसके ऊपर क्या नहीं पाई जाती? केंद्रक झिल्ली। क्या नहीं पाई जाती? केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती बेटा, जिसके कारण अतः मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि इसके अंतर्गत सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। ओके, तो प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, उस सेल के अंतर्गत जो हमारा केंद्रक है, क्या है बेटा? जो ये इसके अंतर्गत जो केंद्रक पाया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ। वो कैसा होता है? नग्न होता है, मतलब केंद्रक झिल्ली रहित होता है, जिसके कारण ये आनुवांशिक पदार्थ संपूर्ण जीव द्रव्य के अंतर्गत फैला हुआ रहता है। ऐसी कोशिका कहलाती है आपकी प्रोकैरियोट्स। क्या कहलाती है? प्रोकैरियोट्स कहलाती है। अब मैं बात करता हूँ आपके लिए दूसरी कोशिका है हमारे यूकैरियोट्स। कौन सी है बेटा? यूकैरियोट सेल।
यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो ध्यान देंगे बेटा, यूकैरियोट्स कोशिका में, यूकैरियोट्स कोशिका में क्या पाया जाता है बेटा? सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या पाया जाता है बेटा? आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। यानी कि केंद्रक के अंतर्गत आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जो केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। क्या होता है बेटा? केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। और जो केंद्रक होता है, यानी कि जो सुविकसित केंद्रक होता है वह पाया जाता है मध्य में। कहाँ पाया जाता है? मध्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य में। दोबारा से बता देता हूँ, यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंतर्गत सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात केंद्रक जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और ये जो केंद्रक होता है, क्या होता है? ये जो केंद्रक होता है वो बिल्कुल कोशिका के मध्य में पाया जाता है। ये इस प्रकार की जो हमारी सेल होती है वो होती है बेटा यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल होती है बेटा? यूकैरियोटिक सेल होती है। ध्यान देंगे सर। आगे चलेंगे। अब बात करूंगा मैं आपके लिए यहाँ पर प्लांटी जगत की। किसकी बात करूंगा? प्लांटी जगत की बात करूंगा। ध्यान देंगे। व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को 5 भागों के अंतर्गत बांटा गया था, जो मैंने अभी आपको समझाया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा पादप जगत की। किसकी बात करूँगा? पादप जगत, यानी कि प्लांटी की बात करूँगा। पादप जगत, पादप जगत या फिर इसको बोलते हैं बेटा प्लांटी। क्या बोलते हैं? प्लांटी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं वनस्पतिक जगत, वनस्पतिक जगत कहते हैं। ध्यान देंगे। वनस्पतिक जगत या फिर पादप जगत या फिर प्लांटी जगत को पुनः 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों के अंतर्गत बांटा जाता है, जिसके अंतर्गत पहला होता है थैलोफाइटा। क्या होता है? थैलोफाइटा होता है सर, थैलोफाइटा, जिसके अंतर्गत शैवाल आते हैं सर। क्या आते हैं? शैवाल। दूसरा आता है आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तीसरा आता है टेरिडोफाइटा।
और चौथा आता है यानी फोर्थ आता है आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और फिफ्थ यानी कि पांचवा आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। ध्यान देंगे, जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं अनावृत बीजी, या फिर बोलते हैं नग्न बीजी। आवृत बीजे, अनावृत बीजे, नग्न बीजी, इसको बोलते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी, इसकी चर्चा करेंगे हम यहाँ पर इस यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में दे देता हूँ। ध्यान देंगे कि थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। थोड़ा सा सुनेंगे ध्यान से बेटा। थैलोफाइटा जो पद है, थैलोफाइटा पद का जो गठन किया था हमारे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है लिनियस। लिनियस नामक वैज्ञानिक ने 1753 में थैलोफाइटा पद का क्या किया था? गठन किया था। ओके, उसके बाद में ध्यान देंगे ये जो थैलोफाइटा होता है इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनका शरीर होता है सर थैलसी। कैसा होता है? थैलसी यानी कि तंतु रूपी। कैसा होता है? तंतु रूपी होता है। तंतु रूपी जैसे आपके लिए बता दूं, इस तरीके से इनका क्या पाया जाता है बेटा? शरीर पाया जाता है, यानी कि थैलसी तंतुवत पाया जाता है। ओके जो हमारा थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटाओं का जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं हम बेटा शैवाल विज्ञान में। शैवाल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिसको इंग्लिश में फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। हमारी जो फाइकोलॉजी होती है, फाइकोलॉजी के जो पितामह हैं, फाइकोलॉजी के पितामह हैं, हमारे जो फाइकोलॉजी के पितामह हैं जिनका नाम है एफ एफ फिश, हमारे एक वैज्ञानिक है जो फाइकोलॉजी के क्या है बेटा? पिता, यानी कि पितामह है। हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक हैं, भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता जो हैं जिनका नाम है ओपी आयंगर। क्या नाम है? ओपी आयंगर जो है ये भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता हैं। क्या है बेटाओ? भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता हैं। इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं, जो पादप आते हैं उनका शरीर थैलसी या तंतु रूपी होता है, जैसे यूलोथेक्स। ओके, अगला जो हमारा जो पार्ट आता है यानी कि जो भाग आता है दूसरा, उसका नाम है ब्रायोफाइटा। क्या नाम है? ब्रायोफाइटा। इससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि टिप्स कई बार पूछा जाता है, एग्जामों के अंतर्गत कई बार पूछा जाता है। जो थैलोफाइटा जगत के जो जीव होते हैं उनको हम समुद्री क्या बोलते हैं बेटा? समुद्री खरपतवार बोलते हैं। समुद्री खरपतवार बोलते हैं। ध्यान से, कई बार पूछा जाता है। समुद्री खरपतवार थैलोफाइटा जगत के जीव होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ब्रायोफाइटा जो पद है उसका गठन, ब्रायोफाइटा पद का जो गठन किया था वो हमारे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ब्राउन, जिन्होंने 1864 में कब बेटा? 1864 में इस पद का क्या किया था? गठन किया था। आगे चलते हैं। ब्रायोफाइटा का जो अर्थ है, ब्रायोफाइटा का जो अर्थ है
वो होता है बेटा मॉस जैसे पादप, मॉस जैसे पादप बेटा। आगे चलते हैं, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइटाओं का जो हम अध्ययन करते हैं किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं बेटा? ब्रायोलॉजी। किसके अंतर्गत? ब्रायोलॉजी के अंतर्गत हम ब्रायोफाइट्स का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आगे चलेंगे, ब्रायोलॉजी के जो पितामह हैं, पितामह, ब्रायोलॉजी के जो पितामह हैं जिनका नाम होता है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। प्रोफेसर शिवराम कश्यप ब्रायोलॉजी के क्या होते हैं? पितामह होते हैं। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। देखो टेरिडोजोफाइट्स होते हैं, टेरिडोजोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा का अर्थ जो है, टेरिडोफाइटा का जो अर्थ है वो है बेटा पंख सदृश्य, पंख सदृश्य पत्तियों वाले, पंख सदृश्य पत्तियों वाले पादप, वाले पादप। जो टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत वे पादप आते हैं जिनकी पत्तियां पंख सदृश्य होती हैं। कैसी होती है बेटा? पंख सदृश्य होती हैं। आगे चलेंगे, जो हमारी टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोजोफाइटा होते हैं, इनके अंतर्गत क्या बन जाते हैं? संवहन, इनके अंतर्गत संवहन बंडल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? संवहन बंडल बन जाते हैं। संवहन बंडल कौन कौन से होते हैं? आपने 11th क्लास के अंतर्गत विस्तार से पढ़ा है। एक तो क्या होता है आपका जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, जो कि पादप के अंतर्गत परिवहन का काम करते हैं, यानी कि संवहन का काम करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं इस जगत को क्या बेटा? संवहनी, संवहनी पुष्पोद्भिद। क्या बोलते हैं? पुष्पोद्भिद बोलते हैं बेटा, अपुष्पोद्भिद। समझ में आया? जो टेरिडोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम का निर्माण हो जाने के कारण इसलिए इनको क्या बोला जाता है? संवहनी अपुष्पोद्भिद बोला जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है जिम्नोस्पर्म। क्या आता है बेटा? जिम्नोस्पर्म। क्या आता है सर? जिम्नोस्पर्म आता है। ध्यान देंगे, जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी, नग्न बीजी के नाम से भी जाना जाता है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो पद है उसका गठन हमारे पादप विज्ञान के पितामह है जिनका नाम है क्या बेटा? आपने 11th में पढ़ा है थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस। क्या बेटा? थियोफ्रेस्टस। बोल सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी नग्न बीजी पद का जो गठन किया था वो किया था आपके किसने बेटा? थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था बेटा? ध्यान से देखेंगे, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अंतर्गत यानी कि इसके अंतर्गत जो आने वाले जो पादप हैं उनके अंतर्गत क्या होता है? इनका जो बीज होता है नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। क्या बेटा? अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। अनावृत का मतलब होता है बेटा अनावृत, यानी कि जो बीज होता है, जो बीज है वो कैसा है बेटा? अनावृत, अनावृत है। मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार का आवरण,
किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जा रहा है, किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जा रहा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अनावृत बीजी। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, बेपादप, वे पादप कौन से, अनावृत बीजी पादप, बेपादप जिनकी बीज के ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है, वे जो पादप होते हैं अनावृत बीजी पादप कहलाते हैं। कोई दिक्कत, दोबारा से बोल देता हूं कि बेपादप जिनके बीज के ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है, वे पादप अनावृत बीजी पादप कहलाते हैं। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है बेटा एंजियोस्पर्म, यानी कि आवृत बीजी। इस यूनिट के अंतर्गत हम जो पहली यूनिट का जो अध्ययन करेंगे वो है आवृत बीजी पादपों में जनन व विकास। इस टॉपिक को आप विस्तार से पढ़ेंगे। एक चीज और बता देता हूं आपके लिए कि जो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इसको अपन पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर। क्या बोला जाता है, पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में मैं आपके लिए एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी पादप के बारे में बताता हूँ। जो हमारा फिफ्थ टॉपिक आता है उसका नाम है आवृत बीजी। क्या नाम है, आवृत बीजी पादप। आवृत बीजी पादप, ध्यान से देखोगे इस टॉपिक को। आवृत बीजी पादप को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एंजियोस्पर्म। क्या बोला जाता है बेटा, एंजियोस्पर्म। आवृत बीजी जो हमारे पादप होते हैं इनको इंग्लिश में एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ध्यान देंगे, इस एंजियोस्पर्म का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, यानी कि जो हमारा एंजियोस्पर्म जो शब्द है वो किस किस से मिलकर के बना होता है, ध्यान देंगे। एक तो है इसके अंतर्गत पार्ट एंजियोस। क्या है बेटा, एंजियोस है। और दूसरा है स्पर्मा। क्या है बेटा, स्पर्मा है। एंजियोस का मतलब होता है पात्र, पात्र बेटा, और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। ध्यान देंगे, यहाँ पर जो पात्र होता है, पात्र शब्द जो लिया गया है, पात्र शब्द लिया गया है फलवृत्ति के लिए। किसके लिए, फलवृत्ति के लिए, जिसको इंग्लिश में पेरिकार्प बोलते हैं। और जो स्पर्मा मीन्स होता है बीज। क्या होता है, बीज। तो हम परिभाषा किस तरीके से देंगे आवृत बीजी पादपों की, ध्यान से देखेंगे। वे पादप जिनकी बीज के ऊपर, वे पादप कौन से, आवृत बीजी पादप। वे पादप जिनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। आवरण यानी कि जो फलवृत्ति का क्या पाया जाता है यहाँ पर बेटा, आवरण पाया जाता है।
वे पादप जिनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है वे पादप एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी पादप कहलाते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जो पात्र लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है? फलवृत्ति के लिए। किसके लिए? फलवृत्ति के लिए लिया जाता है। क्योंकि देखो बेटा ध्यान से देखोगे कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा अंडाशय होता है, हमारा नहीं पादपों का, जो पादपों का जो अंडाशय होता है वो निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित हो जाता है, जिसके साथ क्या बन जाती है बेटा? फलवृत्ति बन जाती है, जिससे वह बीज को क्या कर लेता है? आवृत कर लेता है। इसलिए इन पादपों को आवृत बीजी पादप कहते हैं। आवृत बीजी पादप कहते हैं बेटा। उसके बाद में ध्यान देंगे ये जो हमारी आवृत बीजी पादपों की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति देखोगे आवृत बीजी जो पादपों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई बेटा? ध्यान से देखोगे आवृत बीजी पादपों की उत्पत्ति मीजोजोइक महाकल्प के, मीजोजोइक महाकल्प के क्रीटेशियस, मीजोजोइक महाकल्प के क्रीटेशियस काल में हुई अर्थात 11 करोड़ वर्ष पहले, 11 करोड़ वर्ष पहले हुई। यानी कि सीधी सी लैंग्वेज में मैं बोल देता हूं कि यानी कि जो आवृत बीजी जो पादपों की जो उत्पत्ति है वो मीजोजोइक महाकल्प के क्रीटेशियस काल में हुई, अर्थात 11 करोड़ वर्ष पहले हुई। कब हुई थी बेटा? 11 वर्ष पहले हुई थी। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आवृत बीजी जो पादप जो हैं, पादपों की जो जातियां हैं विश्व में आवृत बीजी पादपों की कुल जातियों की संख्या, कुल जातियों की जो संख्या होती है वह है 2,60,000 होती है। कितनी होती है? 60,000 यानी कि 2,60,000, 2,60,000 होती है। भारत में आवृत बीजी पादपों की कुल जातियां जो है, कुल जातियां जो हैं, कुल जातियों की जो संख्या है वो होती है 16,672। कितनी जातियां पाई जाती है भारत में? 16,600 जातियां पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करें राजस्थान की। राजस्थान में आवृत बीजी पादपों की कुल जातियां आवृत बीजी पादपों की कुल जातियां जो पाई जाती हैं वो होती हैं 2200। कितनी जातियां? 2200 जातियां राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। ध्यान देंगे, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन बता देता हूं जो कई कंपटीशनों के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे, टिप्स। सबसे छोटा आवृत बीजी पादप, सबसे छोटा आवृत बीजी पादप जो है उसका नाम होता है वोल्फिया। क्या नाम होता है?
वोल्विया होता है। सबसे छोटा जो आवृत बीजी पादप होता है उसका नाम होता है वोल्विया। इस पादप का सबसे छोटा पुष्प भी होता है, सबसे छोटा पुष्प। इस पादप का सबसे छोटा पुष्प भी होता है, ध्यान देंगे। अब हम बात करें, सबसे छोटा आवृतबीजी पादप हो गया। अब बात करेंगे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप होता है यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस क्या नाम होता है? यूकैलिप्टस होता है। ध्यान देंगे आगे। हमने यहां पर सबसे बड़े सबसे छोटे पुष्प की बात कर ली। अब हम बात करेंगे सबसे बड़े पुष्प की बात। ध्यान देंगे, सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प जो है उसका नाम होता है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया और नोल्डी। रेफ्लेसिया और नोल्डी, ध्यान देंगे। सबसे बड़ा जो पुष्प होता है रेफ्लेसिया और नोल्डी का होता है। अब बात करेंगे हम भारत में बेटा, सबसे भारत में सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प होता है एमोर्फोफेलस। एमोर्फोफेलस, ध्यान देंगे कि भारत में सबसे बड़ा जो पुष्प होता है एमोर्फोफेलस, फो लगेगा बीच में बेटा, एमोर्फोफेलस सबसे बड़ा पुष्प होता है। कोई दिक्कत? आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आवृतबीजी पादपों की विशेषता की। किसकी बात करते हैं? आवृतबीजी पादपों की विशेषता की बात करते हैं कि इनका रंग रूप कैसा है। ध्यान से देखोगे बेटा, आवृतबीजी पादप, आवृतबीजी पादपों का जो जीवन काल होता है, आवृतबीजी पादपों का जो जीवन काल होता है उसके अंतर्गत 2 पीढ़ियां पाई जाती हैं। कितनी पीढ़ियां पाई जाती हैं? 2 पीढ़ियां पाई जाती है। ध्यान देंगे, 2 पीढ़ियां पाई जाती है। पीढ़ी, ओके सर। एक तो होती है बीजाणोद्भिद और दूसरी होती है युग्मकोद्भिद। बीजाणोद्भिद को स्पोरोफाइट्स और युग्मकोद्भिद को गैमेटोफाइट बोलते हैं। ध्यान देंगे, आवृतबीजी पादपों के अंतर्गत आवृतबीजी पादपों का जो जीवन काल होता है 2 पीढ़ियों में विभक्त होता है। एक तो बीजाणोद्भिद पीढ़ी और दूसरी युग्मकोद्भिद पीढ़ी। ध्यान देंगे, यानी कि जो आवृतबीजी जो पादप हैं इनके अंतर्गत जो पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी कि इनके अंतर्गत अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण, अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है बेटा इसके अंदर। ध्यान देंगे,
अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये हो गई हमारी बीजाणोद्भिद और ये हो गई हमारी युग्मकोद्भिद। बीजाणोद्भिद के बाद में आती है युग्मकोद्भिद और युग्मकोद्भिद के बाद में आती है बीजाणोद्भिद। इन पीढ़ियां यानी कि जो ये पीढ़ियां हैं वो एकांतर क्रम में चलती हैं, इसको बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बीजाणोद्भिद पीढ़ी की। ध्यान देंगे, बीजाणोद्भिद जो हमारी पीढ़ी होती है वो दीर्घकाली होती है। कैसी होती है? दीर्घकाली, यानी कि लंबे समय तक चलती है। ओके। और जो बीजाणोद्भिद जो पीढ़ी है उसकी जो सूत्र गुणिता है, सूत्र गुणिता, सूत्र गुणिता है वो होती है 2n। 2n का मतलब होता है द्विगुणित, द्विगुणित। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं। इसमें जो पादप का जो शरीर होता है वो है जड़, तना, पत्ती में, जड़, तना, पत्ती में विभक्त रहता है। इसको बोलते हैं बेटा हम बीजाणोद्भिद पीढ़ी। ओके। उसके बाद में आती है हमारी युग्मकोद्भिद। कौन सी आती है? युग्मकोद्भिद पीढ़ी आती है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी को हम गौण पीढ़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौण पीढ़ी, गौण पीढ़ी बोलते हैं। और जो बीजाणोद्भिद जो पीढ़ी होती है उसको बोलते हैं हम मुख्य पीढ़ी, मुख्य पीढ़ी बोलते हैं। ध्यान से, यानी कि जो युग्मोद्भिद जो भेद हो गई हमारी वो हो गई गौण पीढ़ी और ये हो गई हमारी मुख्य पीढ़ी। ओके सर। जो युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी है वो होती है अल्पकाली, 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 या फिर बोल देते हैं हम इसको अल्पजीवी, अल्पजीवी होती है। कम समय जीवित रहती है। ध्यान से, इनकी जो सूत्र गुणिता है, सूत्र गुणिता, इनकी जो सूत्र गुणिता है वो होती है n। n का मतलब होता है अगुणित, अगुणित बेटा, अगुणित यानी कि हाइपॉइड, अगुणित यानी कि हाइपॉइड होती है। दूसरी बात ध्यान देंगे बेटा, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इनका स्वतंत्र, इनका स्वतंत्र अस्तित्व, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जो हमारी बीजाणोद्भिद पीढ़ी है इनका स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है। स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है बेटा। ध्यान से देखोगे, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पाया जाता और इनका स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है। ध्यान से देखोगे। अब एक बात बता देता हूं आपको, यानी कि जो बीजाणोद्भिद जो हमारी पीढ़ी है, बीजाणोद्भिद जो पीढ़ी है वो युग्मकोद्भिद जो हमारी पीढ़ी है, क्या बेटा, यानी कि जो हमारी युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी है वो बीजाणोद्भिद पीढ़ी पर आश्रित रहती है। क्या रहती है? आश्रित, आश्रित रहती है, बीजाणोद्भिद पीढ़ी पर आश्रित रहती है। यानी कि सीधी लैंग्वेज में मैं आपके लिए बोल दूं, यानी कि बीजाणोद्भिद पीढ़ी यानी कि मुख्य पीढ़ी से ही युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? बताइए, यहां तक समझ में आया? देखो, आज मैंने आपके लिए जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है आवृत बीजी पादपों में जनन व विकास, उससे संबंधित जो बेसिक जानकारी दी है आपके लिए, कल से मैं आपके लिए यूनिट नंबर फर्स्ट का प्रथम चैप्टर आवृत बीजी पादपों में जनन व विकास शुरू करूंगा। तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू तरीके से रेगुलर देखो ताकि आपके बायोलॉजी से जुड़े हुए प्रत्येक टॉपिक क्लियर हो सके। जो स्टूडेंट